अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो मेरा बेटा, खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर के स्टूडेंट का विजन है। बेटा मैं असगर खान आपके पास लेकर आया हूँ छाजो प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ईयर का क्विक रिवीजन। अब उसमें हम लोगों ने इंशाल्लाह अब सेशन के बिल्कुल एंड में इस टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है, जिसमें उनके मार्क्स में, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग में, न्यूमेरिकल, उसके एमसीक्यूज़ और वो ऐसे तमाम सवालात जिसको बच्चे आम तौर पर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और देखा यह गया है कि अक्सर बच्चे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि अब एक सब्जेक्ट के साथ साथ नहीं, अब तमाम सब्जेक्ट बच्चों के जहन में मौजूद है और तमाम का रिवीजन करना एज सच बिल्कुल सिंपल नहीं होता। बहुत उसमें बच्चों को क्लैरिटी नहीं आती। अब इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक क्विक रिवीजन। इस रिवीजन में हम लोग ने क्या करना है, इस रिवीजन में हम लोगों ने डिस्कस करना है चैप्टर वाइज और चैप्टर के सब टॉपिक्स में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 2024-25 एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। उसमें कोशिश मैं ये करूंगा कि हम टॉपिक वाइज कुछ उसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लें, इसी के साथ साथ कुछ टॉपिक को लाजमी हम कवर कर लें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ उसके कुछ क्रिटिकल थिंकिंग और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं कि इस पूरे सेशन को हमने लेके कैसे चलना है। तो ये चैप्टर वाइज बिल्कुल होगा। इस चैप्टर वाइज सेशन में आप इसी तरह चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह मेरे साथ बने रहोगे और कोशिश करोगे कि हम जितने भी सवालात ऐसे सवाल सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इस सवाल को मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ डीडीपी की सूरत में भी शेयर कर दूंगा, वो उन तमाम चैप्टर के जिसमें तुम्हारे पास न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू ज़रूर डिस्कस कर लूँगा ताकि तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में आज हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस करना है फिजिक्स एंड मेजरमेंट में। और फिजिक्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ ना मेरे बच्चों, तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिहाज से हम बात करते हैं। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, इसकी कंडीशन पे अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो भाई फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं जिसमें ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिसको हम किसी भी तरीके से मेजर कर सकें, मतलब दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट मीन्स टू से कि आपको मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मुख्तलिफ तरीके से मेजर करना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी शॉप पर कपड़ा लेने जाएं तो जाहिर से बात है उस कपड़े की जो मेजरमेंट है वो मीटर में होगी। इसी तरह किसी सब्जी की दुकान में जाएं और हमें प्याज लेना है, ऑनियन, तो उसको अगर हम मेजर करेंगे तो किलोग्राम में करेंगे। ऐसे ही है। इसी तरह अगर मैं अपनी हाइट को कैलकुलेट करूंगा तो ये फिट में कैलकुलेट करूंगा। तो ये मुख्तलिफ स्केल्स हैं जिससे हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, और तमाम ऐसी क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, टाइम ज़ाया नहीं करूंगा मैं ऐसे सेशन में आपके पास। बस कंडीशनली तौर पर अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लूं और इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आमतौर पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें डायमेंशन का टॉपिक है, उसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा और कुछ आपको एक शक्ल दिखा दूंगा इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक हो गया? तो देखोगे इसमें अगर मैं नोटिस करूं ना मेरे बच्चों, तो मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक मास है। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर मास है तो मास के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मास के लिए सिंबल स्मॉल m है, इसकी यूनिट है, और फिर इसी का क्या होगा मेरे बच्चों, डायमेंशन बनेगा। ठीक हो गया? फिर लेंथ है, लेंथ को हम कैपिटल L लिखते हैं। आमतौर पर ये लेंथ है, इसको अभी नाम के लिहाज से तो लेंथ है, इसको आगे जाके हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इसी के साथ साथ रेडियस के नाम से भी जानते हैं। ये मीटर होगा, कैपिटल L इसके लिए डायमेंशन होगा। सिमिलरली जब हमारे पास टाइम के बारे में हम बात करेंगे ना बेटा, तो टाइम हमारे पास क्या है, स्मॉल t, इसकी यूनिट सेकेंड है, और डायमेंशन में बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, कैपिटल T लिखते हैं।
सिमिलरली इसके आगे अगर देखेंगे हम तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n, मोल इसकी यूनिट होती है MOL लिखते हैं। आमतौर पर कहीं आप ये भी देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो किसी जगह पे जब ये एप्लीकेबल होगा तो वहां पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में कैपिटल T होता है, इसको केल्विन पढ़ते हैं, और दिस इज व्हाट वी हैव, इसको कैपिटल K भी पढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ इसको हम थीटा भी पढ़ रहे होते हैं। सिमिलरली मेरे बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल I है, एम्पेयर पढ़ते हैं, इसको I भी लिखते हैं। ठीक हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट उसके बाद लाइट इंटेंसिटी CD इसकी यूनिट है, कैंडेला है, इसके डायमेंशन को भी CD लिखते हैं। तो आमतौर पर हमारे कोर्स के मुताबिक तो मास, लेंथ, टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ईयर में अगर मैं देखूं तो आपको आगे जाकर चार्ज क्वांटिटी के लिहाज से बात करें चैप्टर नंबर 8 में, तो वहां पर भी कूलम्स लॉ में Q इस्तेमाल होगा। सिमिलरली अगर मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे तो करंट चैप्टर नंबर 10 में DC सर्किट के नाम से एक चैप्टर है, उसमें भी अगर डिस्कस करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें मिलेगा। ठीक हो गया मेरे बच्चों। नाउ अब अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लिया, आगे चला इसकी यूनिट, और फिर यूनिट का हमारे पास सिंबल, और फिर डायमेंशन को डिस्कस कर लिया। इसी के साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूं तो एक सप्लीमेंट्री यूनिट के लिहाज से, क्वांटिटीज के लिहाज से हम बात करते हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट या क्वांटिटीज के लिहाज से अगर मैं आपसे बात करूं तो प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स आमतौर पर क्या होता है, तो उसमें कहते हैं एक रेडियन है, एक स्ट्रेडियन है। अच्छा, ये जो रेडियन स्ट्रेडियन वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं ना मेरे बेटा, तो रेडियन आमतौर पर हम प्लेन एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लेन एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे जाकर अभी इंशाल्लाह आप इसको मैं शो भी कर दूंगा। क्लासिफाइड बाय द सिस्टम इंटरनेशनल SI एज सप्लीमेंट्री यूनिट। अब इसको अगर मैं तुम्हारे लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आपको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके अलावा जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। उस ड्राइव क्वांटिटीज की भी एग्जाम्पल तुम्हें इंशाल्लाह भी मिल जाएगी। नेक्स्ट, रेडियन के बारे में अगर मैं सिर्फ सिंपल आपसे डिस्कस करूं तो आप लोगों ने एक बहुत मशहूर फॉर्मूला पढ़ा होगा रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पढ़ते थे मेरे बच्चों, S इज इक्वल टू R थीटा। अब S इज इक्वल टू R थीटा में मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल इज, एंगल थीटा लिख लो, एंगल थीटा इज नॉट अ डिग्री। इसको हम रेडियन में डिस्कस करते हैं। एक दूसरी कंडीशन हमारे पास ये मेरे बच्चों कि अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, इज द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, जैसे कि हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बात कर रहा था, एन आर्क विथ a length equal to the radius। और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूं तो इसमें नंबर ऑफ रेडियंस, देखो आर्क लेंथ S, रेडियस तो इसके लिए R, और इस आपने जो पढ़ा वो S इज इक्वल टू R थीटा, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R, यही कंडीशन थी। देखो ऐसे ही पढ़ा है ना मेरे बच्चों। उसके साथ साथ अगर मैं इसी को मजीद आपके लिए डिस्कस करूं तो द मोस्ट नेचुरल वे, वही वाली कंडीशन है, एंगल जो होगा हमारे पास वो रेडियन में ही हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से और कोशिश करोगे। ये सेशन हमारे पास क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, तो जहां जहां पर आपको मौका मिले और आप ज़रूरी समझते हैं कि सर मुझे इस स्लाइड में ये चीज़ें मेरे लिए काम किए, तो पॉज करोगे और स्क्रीनशॉट ले लोगे। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है व्हाट आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अच्छा, अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में जैसे मैं बात कर रहा था एक प्लेन एंगल के बारे में रेडियन, ओके ना, और फिर सॉलिड एंगल के बारे में स्ट्रेडियन, SR वाली कंडीशन में, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद अब इसी कंडीशन में अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेरे बच्चों तो देखो एक डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशन के बारे में बात करूं तो डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, अब फिजिकल नेचर की कंडीशन में हमारे पास क्या है बेटा, फिजिकल नेचर में अगर ये सारे डायमेंशन पे मैं तुमसे बात कर लूं तो ये सारे डायमेंशन में किस तरह से बात करेंगे मेरे बच्चों, तो एक तुम्हारे पास हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम ड्यूरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद थर्मोडायनेमिक
टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और ड्राइव क्वांटिटीज में देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें मोमेंटम नजर आ रहा होगा मेरे बच्चों, फोर्स और पावर के लिहाज से बात करेंगे। अभी इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा। ये तो वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको आमतौर पर आपने अपनी क्लास में ज़रूर सॉल्व किया होगा, और सॉल्व नहीं भी किया होगा तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसको लाजमी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि एरिया है, हमारे पास डेंसिटी है, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह, ठीक हो गया। और यहाँ पर जब ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इवन के हीट वाली कंडीशन में जिन जिन कंडीशन में यूनिट जूल होगा, देयरफॉर उसकी यूनिट भी, उसका डायमेंशन भी सेम होगा। और डायमेंशन के लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट ऐसे याद रखना है कि डायमेंशन तुम्हें उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपके पास यूनिट ना हो या यूनिट याद ना हो। यूनिट याद होगा तो डायमेंशन होगा सॉल्व, डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, वरना नहीं होता। फिर देखो, अगर इसी को मैं इसी फंक्शन में अप्लाई करके देखो, मैं दिखा दूं, जैसे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग ने देखा था, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वेलोसिटी पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेलोसिटी? तो ये वेलोसिटी के लिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूं उसकी यूनिट। तो यूनिट में क्या होगा मेरे बच्चों? मीटर पर सेकेंड। और अब अगर इसका मैं डायमेंशन रख दूं और मैं लिख देता हूं इसको वेलोसिटी, और वेलोसिटी से अच्छा है मैं इसकी कंडीशन ऐसी रख देते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मेरे बच्चों अगर मैं डिस्कस करूंगा तो ये L/T, आसान अल्फाज में ये बन जाएगा LT-1। एक और तरीका है कि LT-1 है, इसको लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, या कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे कि MLT जो बेसिक 3 क्वांटिटीज हैं, इनमें MLT के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा तो नोटिस करो यहाँ पर M नहीं है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। और 0 पावर ये हमें बता रहा होता है कि यहाँ पर मास मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं भाई, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखोगे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी मेरे बच्चों? तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये हो जाएगा L/T² मीन्स LT-2, वेयर एज M0 LT-2, और इसको लार्ज ब्रैकेट में हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो तुम्हारे पास क्या क्या सॉल्व हो गया मेरे बच्चों? एक वेलोसिटी के लिहाज से हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा एक्सेलरेशन के लिहाज से भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे और मज़ीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, फोर्स और वर्क आगे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। एक और फंक्शन है हमारे पास और वो कहलाता है मोमेंटम। ओके, एक और फंक्शन है हमारे पास, वो कहलाता है मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम में P = क्या होता है बेटा? mv। अब नोटिस करो तो यहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से भी डिस्कस करूं तो सबसे पहले इसकी यूनिट लिखूंगा, और यूनिट में नोटिस करोगे ना मेरा बच्चा तो मास की यूनिट बोलोगे भाई, शाबाश। अच्छा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ना रिस्पॉन्स चाहिए बहुत अच्छा वाला। तो अगर मास के लिहाज से मैं तुम्हें बात करूं तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? तो मास की यूनिट हो जाएगी kg, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। नोटिस करोगे तो मास के लिए डायमेंशन हो जाएगा मेरा बेटा कैपिटल M, ओके, मीटर के लिए L और ये T। सिमिलरली अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो MLT-1 इट इज व्हाट वी हैव द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ओके ना? तो एक कंडीशन तो तुम्हारे पास ये आ गई जब हम मोमेंटम के डायमेंशन पर बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूंगा मेरे बच्चों तो दिस इज व्हाट वी हैव द फोर्स। अब फोर्स में अगर मैं डिस्कस करूं तो फोर्स की यूनिट आमतौर पर क्या होती है? तो आपने कहा सर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, और मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, न्यूटन इज नॉट द यूनिट। न्यूटन बेसिकली एक नॉमेनक्लेचर है जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम से मंसूब इसलिए किया गया कि फीलिंग ये आती है कि फोर्स के ऊपर न्यूटन ने सबसे ज़्यादा काम किया है, ठीक हो गया। तो ये एक एजाजी नाम है। अगर मैं इसके बेस यूनिट पर बात करूं ना तो न्यूटन बेसिकली F = ma है, और अगर मैं यहां पर तुमसे डिस्कस कर लूं मेरे बच्चों F = ma, तो m मीन्स kg,
एक्सेलरेशन मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन सब को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, न्यूटन के बराबर हम इसको मानते हैं। तो जहां जहां न्यूटन लिखा हुआ आएगा, अब तुम समझ चुके हो मेरे बच्चों, ये केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं डायमेंशन पुट करूंगा तो मास के लिए कैपिटल M L अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों mLT-2 एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज व्हाट वी हैव फोर्स। ओके ना। अब एक चीज और सहन में रख लो, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनकी यूनिट न्यूटन है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उन सब का डायमेंशन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी के लिए मैं आपके लिए डिस्कस कर लेता हूं, यहां पर मैं वेट को डिस्कस कर लेता हूं। अब वेट का डायमेंशन क्या है, तो आपको पता है ना कि भाई सर अगर आप वेट लिखेंगे W, ये वर्क डन वाला नहीं है, ख्याल रखना, अभी वर्क तो ऊपर है। ओके ना। तो ये हो जाएगा mg, आपने कहा यस सर mg, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, तो इसकी यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हैविंग सेम यूनिट मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम है उनका डायमेंशन भी सेम होगा, जैसे कि टेंशन, जैसे कि वेट, जैसे कि फोर्स, इन सब के लिए फंक्शन सेम आने वाला है। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करोगे तो डायमेंशन यही आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ अगर मैं वर्क के बारे में बात करूं तो वर्क व्हाट वी हैव द यूनिट, आपने कहा सर ये तो जूल होता है, लेकिन सर आप तो जूल न्यूटन को मान ही नहीं रहे। भाई मैं मानने वाली बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ ये यूनिट नहीं है, ये नॉमेनक्लेचर है, साइंटिस्ट के नाम से मंसूब किया गया। लेकिन अगर मैं इसके बेस यूनिट पर बात करूंगा तो वर्क डन व्हाट वी हैव W is equal to Fs, और having this Newton second, it is not the Newton second, it is what we have, ये तो मैंने मोमेंटम लिख दिया, ओके ना, तो इट इज न्यूटन मीटर। अब जैसे कि इसमें अगर आप नोटिस करें तो न्यूटन मीटर, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, ओके ना। तो देखो मैं लिखता हूं, दिस इज केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, डायमेंशन रखोगे मेरे बच्चों ml अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल, दिस इज ml स्क्वायर t-2 एंड दिस इज व्हाट वी हैव द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओके ना, एक ये वाली कंडीशन आ गई। अच्छा, अब क्योंकि जूल आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ओके पहला, फिर जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो क्या सिर्फ वर्क की यूनिट ही ये जूल है या केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी मैं नोटिस कर रहा हूं, आप लोग से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तो एक न्यूटन मीटर को आप लोगों ने किसकी यूनिट में ही पढ़ा होगा, टॉर्क की यूनिट में ही पढ़ा, आपने कहा हाँ सर है। अगर इस जूल के बारे में मैं तुमसे बात कर लूं तो मेरे बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी भी है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी है, आपने कहा हाँ सर ये सबकी यूनिट तो सेम होती है। तो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम उनका डायमेंशन भी सेम, बस सिंपल फंडा है, जिनकी यूनिट सेम उनका डायमेंशन भी सेम है। आपने कहा चलें सर ये तो बहुत आसान हो गया कि एक तीर से हम बहुत सारे शिकार कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक मैं सिर्फ एमसीक्यूज खेल रहा हूं, तो एमसीक्यूज ऐसे पूछा जा सकता है, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज डैश, नीचे चार ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा, ml स्क्वायर t-2। सिमिलरली द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डैश, सेम हो गया। द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ml स्क्वायर t-2, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ml स्क्वायर t-2, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क ml स्क्वायर t-2। जिसकी यूनिट सेम, बेस यूनिट, ओके ना, जिसकी यूनिट सेम, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके डायमेंशन को भी सेम लिखते हैं। ठीक हो गया, तो एक कंडीशन तो ये आ गई। नेक्स्ट उसके बाद कुछ हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज भी होती हैं, जैसे कि कैपिटल जी है। अब कैपिटल जी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कैपिटल जी हमारे पास होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और डायमेंशन का ताल्लुक क्योंकि यूनिट से, तो मैं तो यूनिट को कंसिडर करूंगा, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो कैपिटल जी के लिए यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन दिस मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं न्यूटन को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं ना, अच्छा तो मैं ना मिनिमम, अच्छा ये मेरी फीलिंग है कि मिनिमम आपको न्यूटन और जूल
इन दोनों नोमेनक्लेचर के डायमेंशन याद हो। जैसे कि अगर मैं न्यूटन के बारे में बात करता हूं तो न्यूटन है mLT-2, हैविंग दिस जूल के बारे में बात करता हूं तो mL²T-2, ओके ना। तो जब यहां पर डिस्कस करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा mL²T-2 इंटू L² अपॉन ये m²। अब m² ऊपर जाएगा, ये स्क्वायर से एक m कैंसिल कर दो, एक ऊपर जाएगा m इनवर्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर मेरे बच्चों आ जाएगा L, ये न्यूटन है तो L² नहीं है, इट इज़ ओनली L, थैंक यू सो मच। तो दिस L³ और ये आ जाएगा T-2 और ये डायमेंशन ऑफ क्या बन गया, कैपिटल G का। ओके, एक तरतीब तो ये आ गई मेरे बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ पर दोबारा डिस्कस करता हूँ स्मॉल g के लिहाज से, तो स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देयरफॉर दिस g हमें यूनिट से काम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हैविंग दिस m डिवाइडेड बाय t स्क्वायर मीन्स सॉरी l, इट इज नॉट द मास, ये मीटर है, यस। तो L, तो m नॉट L/T-2, दिस इज व्हाट वी हैव द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ डायमेंशन के आप आपस में दोनों के, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कैपिटल G और स्मॉल g का डायमेंशनल रेशो बता देना। कैपिटल G स्मॉल g का क्या बता देना मेरे बच्चों, डायमेंशनल और रेशो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ओके ना। तो इसको भी तुम अच्छे तरीके से देख लोगे। एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो हैविंग दिस स्प्रिंग कांस्टेंट ना, स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली हुक्स लॉ है और ये K है और K बेसिकली F इज इक्वल टू KX है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं K को अलग कर लूं तो दिस इज F अपॉन X है। डायरेक्ट अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं मेरे बच्चों तो दिस इज व्हाट वी हैव न्यूटन अपॉन मीटर है, ओके ना। इसी कंडीशन में अगर मैं आपके लिए डिस्कस कर लूं तो mLT-2 एंड दिस मीटर, हाँ मीटर, दिस इज L, L से L क्या हो गया, कैंसिल, मीन्स mL0T-2 इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मीन्स K। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट आगे जाके तो टाइम पीरियड के लिए काम कराऊंगा T इज इक्वल टू 2π√m/K, तो याद रखना वहां पर मैं ये स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। क्या बोलते हो यार, है ना। नेक्स्ट उसके बाद अब अगर मैं इसी कंडीशन में डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट, अगेन ये क्या आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपके लिए K को डिस्कस कर लूं तो ये हो जाता है 9 × 10⁹ बच्चा और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ओके ना। एक तो ये फंक्शन आ गया। अच्छा, इस फंक्शन में क्योंकि मैं डायमेंशन डिस्कस करने जा रहा हूं, तो देयरफॉर मैं ये बात कह सकता हूं आपको कि मेरा काम सिर्फ यूनिट से है, तो यूनिट आ गया। अब अगर मैं इंडिविजुअल बात कर लूं तो mLT-2 इट इज व्हाट वी हैव न्यूटन, L² इज द मीटर और कूलम स्क्वायर को एक दफा मैं Q² के फॉर्म में लिख रहा हूं अभी, फिर मैं बताता हूं क्या होने वाला है। इधर देखो, अगर मैं इसमें लिखूं mL³ T-2 और Q-2, तो ये ट्रू फॉर डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट। लेकिन इसको मैं मजीद अगर डिस्कस करूं तो देखो करंट क्या था, I इज इक्वल टू Q/T, ओके ना। तो Q क्या है, IT। अगर मैं यूनिट लिखूं तो ये कूलम है, ये क्या है, एम्पेयर है, ये क्या है, सेकेंड है। अगर मैं डिस्कस करूं इसके डायमेंशन को तो कैपिटल Q, ओके ना। नेक्स्ट एम्पेयर को A लिखो और कैपिटल T लिखो, मीन्स मैं Q की जगह AT लिख सकता हूं। अगर मैं Q की जगह AT लिख देता हूं तो यहां पर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, बोलो, mL³, ये तो आ गया। अच्छा, Q की जगह AT अगर लिखोगे तो यहां पर T की पावर -2, इस Q की जगह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये Q-2 लिखता हूं, ओके ना, तो A के ऊपर भी -2 है और T के ऊपर भी -2 आ जाएगा, तो वो -2 और ये -2, तो T की पावर -4 और A -2, दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो द डायमेंशन ऑफ, क्या बोलता बच्चा, हाँ ऐसे ही ना, क्योंकि आगे जाके ना तुमने मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है
और वो आइडियलाइज करता है और वो कहता है कि भाई सर मैं तो एनईडी का टेस्ट दे सकता हूँ, मैं तो फेडरल बोर्ड का भी टेस्ट दे सकता हूँ नस के लिहाज से, और मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर सकता हूँ, मैं प्यास के लिए जीआई के लिए तैयारी कर सकता हूं, तो सर वहां क्या होगा? तो भाई नस वाले तो फेडरल बोर्ड की बुक को फॉलो करेंगे, तो किसी बुक में तुम्हें क्यू नहीं लिखा हुआ नजर आएगा, क्यू की जगह 80 नजर आएगा, किसी जगह पे क्यू भी नजर आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। यही टाइम है अपने आप को समझाने का कि आप किसके लिए कहां पर क्या चीज इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज के लिए कौन सी बुक एप्लीकेबल है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि एमकेट वाले में यही काम चल रहा है कि अगर सेंट्रलाइज एमकेट का टेस्ट हो जाता है, एमडी कैट का, और एमडी कैट को नेशनल एमडी कैट के लिहाज से देखा जाए, एनएमडी कैट के लिहाज से देखा जाए, तो फिर वो तो सबके कॉमन टॉपिक को ले लेंगे। अब सबके कॉमन टॉपिक को लेंगे तो डायमेंशन सिंध बोर्ड का भी है, डायमेंशन फेडरल का भी है, और डायमेंशन पंजाब बोर्ड का भी है, डायमेंशन केपी बोर्ड का भी है, और तमाम बुक्स में अगर आप देखें तो कहीं चार्ज के लिए हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं और कहीं चार्ज की जगह एटीबी पुट कर लेते हैं। होप यू गॉट द कंसेप्ट ना? ओके, अच्छा परेशान नहीं होना है, चीजें बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये सारी चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे। अब सेक्शन बी के लिए इस साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास तो यही है कि आपको प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। अब इनमें से कोई भी दो इक्वेशन पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। अब इनमें से अगर मैं आपको सिंपल डिस्कस कर लूं, नंबर 1 में S = VIT + ½ VT का स्क्वायर, कुछ को मैं सॉल्व करा देता हूं, कुछ आपके पास होमवर्क की सूरत में होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो कंसीडर LHS के बारे में बात कर रहा हूं। तो LHS क्या है मेरे बच्चों? तो LHS हमारे पास सिर्फ क्या है, LHS = डिस्टेंस। इसके लिए अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो मीटर, ओके, यूनिट के बारे में बात करूं तो मीटर, और इसी के लिए डायमेंशन के लिए LHS, इसका डायमेंशन L आएगा, ओके, ये आ गया डायमेंशन, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अगर मैं इसी में राइट हैंड साइड के बारे में बात करूं तो हैविंग दिस राइट हैंड साइड विच इज VIT और +½ AT²। अब कुछ कंडीशंस है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कंडीशन ये है कि जब कभी भी हम ये प्रूव वाली कंडीशन से बात करेंगे तो याद रखना डायमेंशन कहता है मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स डायमेंशन सिंपल मैथ कहता है ये 2m है, डायमेंशन कहता है ये सिर्फ m है, मतलब कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन में यही काम अगर मैं ऐसे डिस्कस करूं तो डायमेंशन कहता है ये नॉर्मल कैलकुलेशन कहती है ये 0 है, लेकिन डायमेंशन कहता है ये m है। मतलब डायमेंशन ये कहता है कि ना मुझे ऐड करो ना मुझे सब्ट्रैक्ट करो, मैं ऐड नहीं होऊंगा, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है एक दूसरा, और क्या हो सकता है सर? तो मेरे साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखना। ये सिंपल 3 फंडामेंटल रूल्स बता देता हूं मैं आपको, ठीक। एक, डायमेंशन ऐड नहीं होगा, दूसरा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तीसरा कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा, कोफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा। कैसे? तो देखो अभी मैं इसमें डिस्कस करता हूं इसकी यूनिट को। VI के लिए क्या है, मीटर पर सेकेंड, दिस इज सेकेंड, प्लस हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, दिस इज m, दिस इज +m, डायमेंशन के लिहाज से L + L, डायमेंशन कहता है मुझे ऐड नहीं करना, देयरफॉर दिस इज ओनली L। इसको अगर मैं आपके लिए डिस्कस कर लूं तो हैविंग दिस राइट हैंड साइड, अब मैं कह सकता हूं कि इस पैरामीटर के लिहाज से अगर देखा जाएगा तो हेंस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बन जाएगा, ठीक हो गया। होप यू गॉट द कंसेप्ट, और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अभी तो मैं पहला 1 2 3 कोशिश करता हूँ, मैं 3 4 करा देता हूँ आपको। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा पॉज कर लो, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2as है। अगर मैं इसके यूनिट पे बात कर लूँ तो एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, हैविंग दिस डायमेंशन L अपॉन T², दिस इज L स्क्वायर T-2 एंड व्हाट वी हैव द डायमेंशन। ये डायमेंशन है किसका बेटा? LHS का, ठीक है। अब अगर मैं इसमें राइट हैंड साइड के बारे में बात कर लूँ
तो राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, VF² माइनस VI²। कंसीडर करूंगा अगर मैं यूनिट के बारे में बात कर लूं तो दिस इज मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। आप सिंपल रूल से देखोगे तो L/T का होल स्क्वायर, अगर ये माइनस एप्लीकेबल होता तो ये तो जीरो ही हो जाता। डायमेंशन कहते हैं मुझे माइनस नहीं करो, तो ये एक L/T का होल स्क्वायर, सिंपल डायरेक्ट लिख लो L² T-2 एंड दिस इज व्हाट वी हैव द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। हैंस मैं ये कह सकता हूँ कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। होप यू गॉट द कंसेप्ट अच्छे तरीके से। पॉज कर लो, खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और ये तीसरे सवाल के लिए पॉज करो भाई, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है, जब तक मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखोगे अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, तो अब टाइम पीरियड है, और जहन में रखना ये टाइम पीरियड किसका है पहले बताना मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों, ये किसका टाइम पीरियड है, T = 2π√m/k। ठीक हो गया। तो ये कमेंट बॉक्स में मैं जरूर नोटिस करूंगा कि बच्चे से ये कंफर्म है कि टाइम पीरियड किसका है मेरे बच्चा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में T, इसकी यूनिट सेकंड, और इसकी यूनिट सेकंड से डायमेंशन इसका कैपिटल T। सिंपल, इसमें तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो राइट हैंड साइड में तो RHS में ये मेरे पास 2π√m/k मेरे बच्चों, तो 2π तो कांस्टेंट है ना, तो इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होगी। तो देयरफॉर अगर मैं मास के लिहाज से बात कर लूं तो ये kg। अच्छा, इसके बारे में बात करूं तो क्या होगा, डायमेंशन डायरेक्ट पुट कर देना है, तो डायरेक्ट पुट करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट पुट करोगे तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद हो तो K इज व्हाट वी हैव N/मीटर। ओके ना। अब N/मीटर में आया था mL0T-2, अगर आपको याद हो, हाँ अगर आपको याद हो तो ये वाला मामला हमारे पास था। तो एक कंडीशन में तो मास। अच्छा, अगर मैं यूनिट के लिहाज से डिस्कस करूं तो K खुद किसके बराबर होता है, तो N/मीटर के लिहाज से बात कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास N/मीटर। ओके ना। अब इसको अगर मैं आपके लिए मजीद सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ये kg, और यहां पर बन जाएगा सारे को, बल्कि डायमेंशन पुट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों कैपिटल M, ये mL/T-2 और ये L से L कैंसिल, M से M कैंसिल, तो रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचेगा 1/T², ऊपर जाकर T², स्क्वायर से T भी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस RHS इज इक्वल टू दिस कैपिटल T। ओके ना, एक ये वाली कंडीशन आ गई। अब मैं नोटिस करूंगा तो इसमें भी LHS RHS दोनों एक दूसरे के क्या आ गए भाई, इक्वल आ गए। तो एक कंडीशन तो तुम्हारे पास ये भी आ गई मेरा बेटा। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लूं नंबर 4 में, तो इसके लिए भी बताओ T = 2π√L/g। हाँ भाई, किसके ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ऑसिलेशन का कोई चैप्टर याद आ रहा होगा, हिंट दे रहा हूं आपको, कमेंट बॉक्स में लिखोगे ये टाइम पीरियड किसका होगा। तो देखो LHS क्या है, LHS हमारे पास अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो अगेन ये T और ये सेकेंड और ये हमारे पास कैपिटल T डायमेंशन, इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, RHS की कंडीशन में क्या है, तो RHS हमारे पास क्या है 2π√L/g। नेक्स्ट अब 2π अगेन कांस्टेंट, मैं 8 बना दिया माशाल्लाह। हाँ भाई, मैं 8 बना चुका हूँ, इसको अच्छा कर ले इसे। तो ये कैपिटल स्मॉल g। नाउ अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब सेकंड स्क्वायर अगर ऊपर चला गया तो अब डायमेंशन में कैपिटल T का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, T बाहर, तो ये हमारे पास आ गया
LHS। और इस कंडीशन को अगर मैं डिस्कस करूं तो दिस इज अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट। ठीक है, एक MCQs, दूसरा उसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट। अब थोड़े समय बात कर लेता हूं आपसे इसी सेक्शन के क्विज़ेस के बारे में। क्विज़ेस में क्या होगा मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में MCQs नंबर 1 तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हुआ। क्विज़ेस में मजे की बात में तुम्हारे लिए लेकर आया हूं क्या, टाइमर। इस टाइमर में टोटल तुम्हें 1 मिनट मिलेगा और 1 मिनट में एक MCQs को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक हो गया। देखोगे हमारे पास क्या है, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपने निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बेसिकली क्या होती है बेटा, जूल। और मैं आपको क्या बोला था कि 2 डायमेंशन आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एक न्यूटन, दूसरा जूल। इससे बहुत सारा काम तुम कर सकते हो। अगर मैं जूल में डायरेक्ट जाऊं ना तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा बच्चों, हाँ भाई कमेंट बॉक्स में लिखोगे तुम या मैं बता दूं। जूल में डायरेक्ट जाऊंगा तो ये बन जाएगा ml² T-2। जैसे कि अभी मैं वर्क के लिए तुम्हें काम कराया था, फिर वर्क के साथ साथ में टॉर्क दिखा रहा था, फिर उसी के साथ साथ में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी बता रहा था। ये सारे फंक्शन से आया और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद अगला MCQ देखोगे मेरा बेटा, द डायमेंशन, अगेन वी हैव अ टाइमर ना, ओके, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी अब तो साल का एंड चल रहा है, हाँ, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था भाई, एंगुलर मोमेंटम था mvr। m मीन्स kg, मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, डायमेंशन m, L/T इंटू L। तो ये बन जाएगा ml² T-1। दिस इज व्हाट वी हैव द डायमेंशन ऑफ, क्या होगा मेरे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम के लिए ml² T-1। दिस इज ऑल्सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके ना, तो एक बात तो ये भी हो गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, द डायमेंशन ऑफ पावर। टाइमर है, चलो भाई क्विक, टाइमर है, बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे बच्चों। थैंक यू जी। तो इसमें अगर मैं तुमसे डिस्कस करूंगा तो पावर क्या होता है मेरे बच्चों, दिस पावर इज इक्वल टू W/T। आपने कहा सर वॉट्स होता है, वैसे इसको हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। ओके, अब जूल काम आएगा, ml² T-2 जूल, दिस इज T हैविंग दिस P, दिस इज ml² T-3 एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव ए। ओके ना, तो एक ऑप्शन आपने अच्छे तरीके से देखना। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक भाई, टाइम देखते रहो। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है एवरीवन। इसको बहुत अच्छे तरीके से हजम करना है, तो P इज इक्वल टू mv है, P इज इक्वल टू mv। ओके, अब P इज इक्वल टू mv में अगर नोटिस करोगे तो आपके पास क्या होने जा रहा है बेटा, तो मास है, वेलोसिटी है, मीटर है और एक केजी है, मीटर पर सेकंड है, ml/T-1। खेल खेल में ऑप्शन सी तक मैं पहुंचा मेरे बच्चों। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। ओके ना, नाउ इसमें देखोगे द डायमेंशन ऑफ कैपिटल Q। कैपिटल Q का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज के डायमेंशन के बारे में बात हो रही है, चार्ज के डायमेंशन के बारे में बात हो रही है मेरे बच्चों। तो चार्ज का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा जी, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, कहाँ गया ये जी, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, Q चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन होना चाहिए क्या भाई, चार्ज का डायमेंशन होना चाहिए आपके पास IT। और IT में मुझे ऑप्शन गलत लग रहे हैं इसके, ठीक है, IT और I बोले तो एम्पेयर और इट इज सेकेंड, इट इज व्हाट वी हैव Q। अभी हम लोग ने लेक्चर में पढ़ा था। ओके, अब अगर ये Q डायमेंशन में रखोगे तो ये हो जाएगा A और कैपिटल T मीन्स m0 L0 T A। दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, मजे की बात ऐसा कोई भी ऑप्शन ऊपर गिवन नहीं है, ये भी एक सवाल था। हाँ भाई, ये भी एक सवाल था हमारे, माशाल्लाह, हाँ ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, हम सही जवाब तक पहुंच गए। ओके ना, तो या तो हम इसे Q लिख सकते हैं
या 80 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, तो हमारे पास डायमेंशन वाली बात आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, इसी चैप्टर का थोड़ा सा एक सब टॉपिक में बोल सकता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, बहुत सोच समझ के मैं टॉपिक इसलिए लेकर आया कि जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करें मेरे बच्चों, काम आ जाए और इस करंट ईयर 2025 के लिए आपके लिए फायदेमंद हो जाए। अब उस लिहाज से देखूं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, पहले सुनना। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर मैं देखूं, सिग्निफिकेंट फिगर में अच्छे से देखोगे तो द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ नंबर आर द डिजिट्स दैट कैरीज मीनिंगफुल, हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट रेजोल्यूशन। आम अल्फाज में क्या हो सकता है, पहले सुनना। बोलते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट दैट आर नोन विथ सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वो कैसे हो सकता है, मैं नंबर के लिए आया हूं, एग्जाम्पल में ज्यादा काम करूंगा। यकीनन 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 आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ा होगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने आया, वो कैसे, ये देखो इधर आओ, डेसिमल फ्रैक्शन आया। अब डेसिमल में क्या है, ये अच्छा लग रहा है नंबर के लिहाज से, डेसिमल के बाद भी स्टार्ट में कोई जीरो काम का नहीं है। अच्छा, अब काम कीजिए से सुनना, ये पहला, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये पहला, ये दूसरा। डेसिमल में अभी मैं रूल्स भी पढ़ाऊंगा तो और अच्छा हो जाएगा। डेसिमल में एंड में जितने भी जीरो होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितने भी जीरो होंगे एंड तक, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला, अभी रूल्स पढ़ाऊंगा, 5 रूल से अच्छा समझ में आएगा। अभी तो स्टार्ट है, बार बार रिपीट करूंगा तो मजा आएगा। आ जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में अब गौर से सुनो और अच्छे से समझो। ये लीडिंग जीरो कहलाता है, इसका काम नहीं है। ये बिटवीन जीरो कहलाता है, सिग्निफिकेंट है। ये ट्रेलिंग जीरो कहलाता है, ये भी सिग्निफिकेंट है, जैसे कि यहां पे था, ठीक है। अभी डेसिमल की बात हो रही है, अभी पूरे नंबर की भी बात करोगी। बहुत रूल्स तो पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। पहली बात, पॉज करोगे, इसको समझोगे भी, गड़बड़ नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी। मैं नंबर ऐसे ही समझाऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह। और सुन, नेक्स्ट रूल्स ऑफ टू फाइंडिंग, हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे डेसिमल आ जाए और नॉन डेसिमल आ जाए। नॉन डेसिमल में ये वाली कंडीशन है। इसमें अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तो अगर डेसिमल नहीं है तो होगा क्या, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो काम का नहीं है, इन बिटवीन काम का है। जब इन बिटवीन काम का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके ओके, अब आओ मजे की बात इसमें। अब डेसिमल आया, अब डेसिमल शुरू वाला काम का नहीं है, इन बिटवीन काम का है, एंड में ये भी काम का है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 डिजिट्स, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके ना, हाँ भाई, कुछ अभी थोड़ा थोड़ा जूझते हो रहो, मजा आने वाला है। और सुनो, रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1 हमारे पास कुछ यूं है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तमाम नॉन जीरो 1 से लेके 9 तक वो क्या है, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि इसमें नोटिस करो तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें नोटिस करो तो आपके पास 3 है। अभी कोई हमारे पास जीरो नहीं इस्तेमाल हो रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां डिस्कस करो तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अभी नॉन जीरो की बात हो रही थी, 1 से 9 नंबर को इस्तेमाल किया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारे पास कुछ यूं है मेरा बेटा कि बोलते जीरो लाइंग इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अभी पढ़ा रहा था ना मैं तुम्हें, ये जीरो बिटवीन। अब जीरो बिटवीन का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये देखो, अब इसमें जीरो ये बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या होगा, टोटल 4। ओके, इसमें नोट करोगे तो यहां पर 3, ये कंडीशन आपके पास आ रही होगी, ठीक है। तो ये इसमें देख लोगे कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो के लाभ, तो एक ये आ गया।
आगे चले मेरे बच्चों, नेक्स्ट उसके बाद नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में हमारे पास जीरो लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉन सिग्निफिकेंट। पॉइंट के बाद ना जितने भी जीरो होंगे राइट पर, वो नॉन पॉइंट के फौरन बाद की बात हो रही है। कोई डिजिट आ जाएगा उसके बाद जीरो आएगा तो वो क्या होगा, वो तो तुम्हारे पास लाजमी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर फौरन क्या होगा, जीरो आ जाए, उसकी कंडीशन देखो ऐसे, ये पॉइंट के बाद। अब इसमें ये काम का नहीं है 1, ओके ना। नेक्स्ट इसमें ये काम का नहीं है 2, फिर इसी कंडीशन में इसको पॉज कर लो ताकि तुम घर पे देख सको, ओके। नेक्स्ट उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल। एंड वाला जीरो डेसिमल है लेकिन एंड में है, वो भी सिग्निफिकेंट होता है यार, क्या कहते हो, देखो अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। ये वाला तो पॉइंट के बाद बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, इसमें पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट है। बोलो बात समझ में आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों रूल 5, रूल 5 में व्हेन अ नंबर एंड्स इन जीरोस दैट आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट द जीरोस आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। कैसे, इधर देखो ये वाला, अब डेसिमल नहीं है, अब डेसिमल नहीं है, तो यहां पर हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जीरोस वाली बात। हाँ ये बिल्कुल नजर आ गया। तो ये जीरो हमारे पास है यहां, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये क्या है बेटा 1। नेक्स्ट उसके बाद यहां पर इसकी कोई अहमियत नहीं है 1 2, ओके। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लो, जैसे कि हमारे पढ़ने की आदत क्या है, 10 की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है। ऊपर पहले नेगेटिव की तरफ चलते हैं, ये डेसी मतलब के 10 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड किया तो सेंटी, मिली। अब यहाँ से बच्चों को याद होता है मिली, माइक्रो, नैनो बहुत ज़्यादा होगा, माइक्रो बच्चों की लाइट चली जाती है। तो आगे जाओगे तो यहाँ पर रहेगा फेम्टो एटो, ठीक, -18, ये क्लास 9 में पढ़ा होगा, गड़बड़ नहीं करनी। बड़ा और नंबर डेका मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले डिवाइड हो रहा था, ठीक, हेक्टो, ठीक, फिर किलो, मेगा, गैगा, टेरा। अब मेगा, गैगा, टेरा ये सब बच्चों को आजकल याद है, किलो भी याद है। अच्छा क्यों है, मेगाबाइट्स है ना, उसकी स्पीड है, अरे इंटरनेट की स्पीड यार। USB वगैरह हम इस्तेमाल करते थे 2 GB है, आजकल तो हमारे पास हार्ड ड्राइव आ गया, वो टेराबाइट्स में आ रहा है, क्या कहते हो यार, है ना। तो ये कंडीशन एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो फिर इसी के लिहाज से इसके MCQs के बारे में, क्विज़िस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके क्विज़िस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे बच्चों क्या है, देखो भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन जी। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे, योर टाइम स्टार्ट इज नाउ, सिंपल है, 0 है, इन बिटवीन है, और ये सिग्निफिकेंट होगा तो 1 2 3 4, मेरी फीलिंग आ रही है 4, मेरी फीलिंग आ रही है 4, तो आंसर भी 4। अगर तुम्हें तेजी से अंदर देना मजा आएगा यार, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा बचाता हूं मैं, आगे चलो। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, ओके ना। तो इसका कोई काम नहीं, इसका काम नहीं, इस कुल मिलाकर बात करूंगा तो 5040 सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर क्या होगा C, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन A टाइम T आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए एवरीवन। हाँ भाई एनर्जी होती क्या है, पहली बात एनर्जी होती है, एनर्जी तो जूल होती है, एनर्जी तो जूल होती है, तो जूल के लिहाज से हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जूल और जूल का फंक्शन, एनर्जी जूल और जूल का फंक्शन, जी भाई एनर्जी जूल और जूल का फंक्शन, टाइम क्यों रुक रहा है, एनर्जी जूल और जूल का फंक्शन जी। हाँ भाई F हमारे पास क्या है, देखो गौर से सुनो, F हमारे पास है फोर्स मतलब न्यूटन के बराबर, A एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक, और T A एक्सेलरेशन, ओहो A एक्सेलरेशन के बराबर, और T हमारे पास टाइम के बराबर मतलब T टाइम है, ओके ना। अच्छा अब जूल खुद किसके बराबर होता है भाई,
जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो न्यूटन की जगह तो एफ रख दो, मीटर आएगा। मीटर की कंडीशन क्या है मेरे बच्चों जी, मीटर की कंडीशन क्या होगी मेरे बच्चों, हाँ जी, तो ए एक्सेलरेशन है ना, तो ए रखो, ए एक्सेलरेशन है, तो मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं मीटर अलग करूँगा तो ए और सेकंड का स्क्वायर, ए और सेकंड का स्क्वायर है, तो ए की जगह तो कैपिटल ए रख दो और सेकंड का स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर रख दो, ओके ना, टी स्क्वायर रख दो, टी स्क्वायर रख दो, अब सही है, अब सही है। तो आप ए टी स्क्वायर रख सकते हैं और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जूल वाला फैक्टर आया, यहाँ से कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों हमारे पास क्या है अगले एमसीक्यूज में, अगले एमसीक्यूज में द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम है। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो वो तो ठीक है ml स्क्वायर t-2 है, लेकिन सेम किसके, तो जिसकी यूनिट सेम है उसका डायमेंशन भी सेम है। अब फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है, मोमेंटम है, तो अगर आपको याद हो तो जूल और दिस इज ऑल्सो जूल, तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट वन जी। लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ, हाँ भाई लाइट एयर, एक अलग से सवाल लेकर आ गया हूं, लेकिन सिंपल इसके लिए क्या होगा मेरे बच्चों, अगर आप नोटिस करें तो लाइट एयर बेसिकली डिस्टेंस के यूनिट होता है, किसकी यूनिट होती, डिस्टेंस की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। होप यू गॉट द ऑल द कंसेप्ट मेरे बच्चों, अच्छी तरह कवर करने की मैं कोशिश कर रहा था चैप्टर नंबर 1, और इस साल 2025 के लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशन अच्छे से करके जाओगे, सेक्शन बी में भी सवाल आ सकता है, और इसी के साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर का भी सवाल आ सकता है, तो उन दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम क्या करना है भाई, तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस करना है काइनेमैटिक्स को, और काइनेमैटिक्स के लेक्चर को मैं 3 पार्ट्स में आपको इंशाल्लाह कराऊंगा। पहले कंडीशन में काइनेमैटिक्स 1 में मैं बात करूंगा टॉर्क पर, 2 में मैं बात करूंगा काइनेमैटिक्स 2 जो होगा उसमें मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और काइनेमैटिक्स 3 में हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात करूंगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहो, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।